हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस टाइम प्राइम मिनिस्टर हैज़ आल्सो सेड दैट कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमें लेके आना चाहिए कंट्री के अंदर। इसके बाद इसके ऊपर डिबेट और बढ़ गई है और ऐसा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आपके एग्जाम के अंदर सीएपीएफ के अंदर एक बार पहले भी पूछा जा चुका है। द नीड फॉर कॉमन सिविल कोड इन इंडिया, आई थिंक इट वॉज आज इन द ईयर 2016 के अंदर ये पूछा था और मुझे लगता है अब ये रीफ्रेज करके किसी और वर्डिंग्स में पूछा जा सकता है। थोड़ा सा रीफ्रेज कर देंगे इसको, कॉमन सिविल लॉ की जगह दूसरा कुछ वर्ड लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर एक डॉक्यूमेंट मैं आपको दूंगा, प्लस उससे पहले आपको एक स्टोरी जो सुनाऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड का कॉन्सेप्ट का एवोल्यूशन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में क्या क्या तर्क दिए गए, उसके बाद आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, लॉ कमीशन ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने क्या बोला, अंबेडकर साहब ने क्या बोला, नेहरू जी ने क्या बोला, उसके बाद शाह बानू केस। ये सारी चीज़ जब हम रिलेट करेंगे, जब हम कनेक्टिंग द डॉट्स करेंगे, आपको पूरा होलिस्टिकली इसके बारे में समझ आ जाएगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड असल में क्या है, क्या हमें सच में चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर हम देखें तो उस टाइम पे आपको पता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने यूएनसीसी को, यूनिफॉर्म सिविल कोड को अडॉप्ट नहीं किया। उसके पीछे एक रीज़न दिया। रीज़न ये था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली उस टाइम उस पर प्रेशर बनाया गया। वो बात हम पहले डिस्कस नहीं करते, पहले हम ये देखते हैं आफ्टर दिस पार्टीशन, इंडिपेंडेंस के बाद हमने देखा इंडिया बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री थी, वास्ट कंट्री थी, अभी भी है नो डाउट, लेकिन हम आज के टाइम पे थोड़ा मॉडर्न हो चुके हैं, हमारी सोसाइटी थोड़ी मॉडर्न हो चुकी है, हम चीज़ों को समझना शुरू कर दिया बहुत अच्छे से। उस टाइम पे क्योस था, रिलीजन के नाम पे, एथनिसिटी के नाम पे, सोशल स्ट्रक्चर के नाम पे, और पॉलिटिशियंस इसको बहुत अच्छे से यूज़ करना जानते हैं। ये जो हमारे सोसाइटी के अंदर जो फॉल्ट लाइंस है, जो फिशर्स हैं, उसके अंदर उन चीज़ों को पॉलिटिकल पार्टीज बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकती हैं फॉर देयर ओन वोट बैंक पॉलिटिक्स। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं टू यूनिफाई कंट्री अंडर वन लॉ आफ्टर दिस इंडिपेंडेंस, इंडिया को वन नेशन वन लॉ के अंडर लाना वॉज रियली डिफिकल्ट एट दैट टाइम, बिकॉज उस टाइम पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी इतनी ज़्यादा। आपको पता है कि थ्रेट कॉल दी गई बाय द सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। उन्होंने बोला अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आओगे, विल स्टार्ट प्रोटेस्टिंग, विल डू दिस सोशल अनरेस्ट। तो उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया और फिर इसको सिंपली क्या बना के छोड़ दिया, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर आर्टिकल 44 अंडर आर्टिकल 44 उसको ये रख दिया सिंपली। ठीक है, तो इट रिमेन्ड अ डेड लेटर, सिंपली इट रिमेन्ड अ डेड लेटर, उसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं था। नाउ वी नीड टू सी एन इंटरनेशनल एग्जाम्पल। इसमें हम देख सकते हैं इंटरनेशनल एग्जाम्पल। अगर हम यूएस की बात करें, यूएस के अंदर एक कॉमन लॉ है फॉर एवरी सिटीजन, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी आप देखोगे एरिया से बिलोंग करता हो, एक्सेप्ट लुजानिया, वहाँ पे सेम लॉ अप्लाई होता है, कॉमन लॉ अप्लाई होता है इन टर्म्स ऑफ मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, इन टर्म्स ऑफ आप देख सकते हो कि अडॉप्शन ऑफ चाइल्ड, सेम लॉ वहाँ पे फॉलो करेगा। ठीक है, तो यूएस के अंदर ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये फ्रेज मेंशन है कि ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वली, सो ऑल सिटीजन मस्ट फॉलो द सेम लॉ। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट विद द केस विद इंडिया। लॉज इंडिया के अंदर आर मेनली बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट, कल्चर, ज्योग्राफी, राइट, विच बेसिकली डिक्टेट्स द प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस राइट्स। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर हम देखें, जहाँ पे नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम, राइट, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ के जो लॉज हैं दे आर रियली डिफरेंट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम लॉ। दे आर नॉट गवर्नड बाय द मेन स्ट्रीम लॉज, दे मेक देयर ओन पर्सनल लॉज अकॉर्डिंग टू देयर कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। नो मैटर कितने पुराने लॉ हों, कितने ही आप देखोगे आर्केइक लॉ हों, इनको सिर्फ क्या करना है, अपना जो इनका पेक्यूलियर कल्चर है इनको प्रिजर्व करने के लिए इन्होंने अपने पर्सनल लॉज बनाए हैं, इस हिसाब से लॉज बनाते हैं। ठीक है, अब पर्सनल लॉज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैरिज से रिलेटेड होते हैं, डाइवोर्स से रिलेटेड होते हैं, इनहेरिटेंस से, एंड कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन। अब इससे रिलेटेड आपको पता है इंडिया के अंदर बहुत सारे लॉज हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉज हो गए, हिंदू एक्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद आप देखोगे पारसी एक्ट, ये सारे आप देखोगे। बाकी इसके बाद स्पेशल मैरिज एक्ट भी होता है, वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट हमें ये देखना पड़ेगा क्या ये टाइम आ चुका है जिसमें हमें ये करना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमें लेके आना चाहिए, इज इट अ टाइम? ये सबसे बड़ी डिबेट है।
उससे पहले हम देख ले स्ट्रॉन्ग एडवोकेट कौन थे यूनिफॉर्म सिविल कोड के, B.R. अम्बेडकर साहब। इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग एडवोकेसी की है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। इन्होंने बोला है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एज अ मीन्स टू अचीव अ ट्रूली सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक इंडिया फ्री फ्रॉम द इनइक्वालिटीज एंड इनजस्टिस ऑफ द पास्ट। तो इन्होंने बोला है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को आपने DPSP में तो इंक्लूड कर दिया, बट इट शुड बी अ सेपरेट लॉ बनाना चाहिए था इसके ऊपर कि इंडिया बेसिकली रिक्वायर्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। नेहरू ने क्या बोला था इनके ऊपर? नेहरू जी ने बोला था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ठीक है, उनके ऊपर इनकी प्रतिक्रिया बहुत सॉलिड नहीं थी। उन्होंने बोला है यूनिफॉर्म सिविल कोड इट्स अ गुड प्रिंसिपल बट वी कैन नॉट मेक इट लॉ, हम लॉ नहीं बना सकते उसके ऊपर बेसिकली, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एडवोकेसी नहीं थी। उसके बाद आप देखोगे शाह बानो केस था जो एक वाटरशेड मूवमेंट थी इंडिया की हिस्ट्री के अंदर विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सनल लॉज। तो 1985 में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। तो एक शाह बानो जो एक लेडी थी उसकी 40 साल की शादी थी, फिर वो डाइवोर्स होने के बाद जब उसको मेंटेनेंस देने की बात हुई तो उसके हस्बैंड ने सिर्फ 3 महीने की उसको मेंटेनेंस दी, लेकिन ये चैलेंज किया किसमें? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने बोला इनको प्रॉपर एलिमनी देने की ज़रूरत है, ठीक है, और उस हिसाब से वर्डिक्ट दिया। बट ये आप देखोगे एक ट्रेंड रिवर्सल देखा, क्योंकि आप देखोगे नेशन वाइड प्रोटेस्ट होने लगा इसके अगेंस्ट, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट, ठीक है। तो नेशन वाइड हमने देखा कि प्रोटेस्ट हुए, नेशन वाइड सारी चीज़ें हुई। उसके बाद आप देखोगे टू अपीज दिस पीपल, उस टाइम पे राजीव गांधी साहब क्या लेके आई? टू अपीज द बेसिकली मुस्लिम पीपल। उस टाइम पे राजीव गांधी साहब ये लेके आए मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। इसमें जो आपकी मुस्लिम वुमेन्स हैं उसको सिर्फ 90 डेज़ की एलिमनी देने की बात हुई, उसमें कंपनसेशन सिर्फ 90 डेज़ का, मेंटेनेंस 90 डेज़ का रहेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे जो देश के अंदर सोशल अनरेस्ट था वो ख़त्म हो गया और वुमेन्स को सिर्फ 90 दिन की एलिमनी ही देनी पड़ी, ठीक है। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को ओवरटर्न करने के लिए ये लॉ लेके आया गया, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट का आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक क्या बोला है? सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इट रियली हेल्प्स इन द नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये सारी बातें इसके अंदर हुई। अब आपको पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या सच में लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए, इसके ऊपर हम डिबेट और भी कर सकते हैं। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड जो हम डिस्कस करते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर मैंने आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड दिया भी है, ठीक है, जैसे हमने दिया भी है यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर। नाउ सी, इसके ऊपर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं, बट बिफोर दैट वी विल सी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्या डेफिनेशन। इट्स अ कॉमन सेट ऑफ लॉज गवर्निंग द पर्सनल मैटर्स फॉर ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, ये डेफिनेशन है इसकी, और आप लिख सकते हैं इसको। Now presently different laws regulate the personal matter for the adherent of the religion. Constitution के अंदर आप देखोगे आर्टिकल 44 says that states shall endeavor to secure for the citizen a uniform civil code. आर्टिकल 44 आसानी से आप इसमें कोट कर सकते हैं। Now see argument for and argument against, you will see सोशो पॉलिटिकल रीजन क्या हो सकते हैं अगेंस्ट द यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। तो सोशल दिस अगेंस्ट नहीं, इन द फेवर ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। नेशनल इंटीग्रेशन सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन है, या आप सपोर्ट के लिए लिख सकते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आना चाहिए, नहीं लेके आना चाहिए। जेंडर जस्टिस एंड सोशल इक्वालिटी, सोशल रिफॉर्म्स। अब लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव आप इसको सपोर्ट करोगे तो इसमें ये फ़ायदा होगा कि कॉमन लॉ लाने से सिंप्लीफिकेशन हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारे केसेस आते हैं, जुडिशरी के अंदर बहुत सारे केसेस आते हैं फ्रॉम द डिफरेंट लॉज, उनको स्टडी करना, उनको उन केस को डिस्पोज करना, इट्स रियली डिफिकल्ट, इट्स अ नाइटमेयर फॉर द जुडिशरी। तो लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी आएगी, और ये प्रैक्टिस किया जा रहा है काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर, जैसे मैंने यूएस का एग्जांपल दिया। अब इसके अगेंस्ट क्या आर्ग्यूमेंट है? सोशो पॉलिटिकल से अब हम स्टार्ट करें तो 3 इम्पेडिमेंट्स हैं। लॉ मिनिस्टर ने 3 इम्पेडिमेंट्स दिए हैं इसके अंदर, लॉ मिनिस्ट्री वाले इम्पेडिमेंट्स हम डिस्कस कर सकते हैं। तीसरा, कंजर्वेशन इज़ एन इशू, कल्चर को कंजर्वेशन करना, मिसकंसीव्ड नोशन अबाउट दिस यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड सेपरेटिज्म, प्रोटेक्शन ऑफ डाइवर्सिटी, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं उसको। लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव क्या इशू रह सकेंगे? कॉन्सेंसस नहीं है, कॉन्सेंसस विद इन द सोसाइटी, विद इन द पॉलिटिकल डोमेन, ठीक है। सेंसिटिव इशू है, लॉ एंड ऑर्डर चैलेंजेस हो सकते हैं, लेट्स सी क्या हो सकता है।
तो शायरा बानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 केस आप देखोगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया तलाक बिद्दत अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। शाहरा बानू केस आप देख सकते हो, शाह बानू केस 1985 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया था नीड फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड की। आप सजेशन लॉ कमीशन पेपर फैमिली रिफॉर्म से लिख सकते हैं। उसमें यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज 18 साल से 21 साल कर दी गई है। कोडिफिकेशन ऑफ पर्सनल लॉज एग्जाम्पल, ठीक है। अब गोवा एक ओनली स्टेट है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो। नाउ द क्वेश्चन इज नीड फॉर कॉमन सिविल कोड इन इंडिया, जो कि आपके CPF एग्जाम में 2016 में पूछा गया था। मैं मेंशन कर सकते हो, मैंने इसमें इंट्रोडक्शन में ही भी डाला है, टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन एंड जेंडर जस्टिस इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन इन इंडिया, कॉमन सिविल कोड इज ऑफ द इम्पोर्टेंट चेंजेस, इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चेंजेस विच every progressive society requires. After independence, to incorporate the needs of different religious communities, हम क्या लेके आए, हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉज, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी हैव सीन सर्टेन लूप होल्स इन पर्सनल लॉज। किस तरह के लूप होल्स, जैसे अनएथिकल इमोरल प्रैक्टिस की जाती है किसी किसी पर्सनल लॉज के अंदर। ना वीमेन विल फील अनएम्पावर्ड एंड मिजरेबल एट सर्टेन टाइम्स, लाइक वी हैव सीन इन केस ऑफ शाह बानू केस एंड डैनियल लतीफ़ी केस। इवन अवर कॉन्स्टिट्यूशन भी बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंडर आर्टिकल 44 एंड आप बात कर सकते हो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की 15, 25, 26, 27 एंड 28 विच गारंटीड राइट्स ऑफ रिलीजन, दिस रिलीजियस फ्रीडम एंड सेकुलरिज्म। प्रियम्बल भी बात करते हैं सेकुलरिज्म की, तो इसमें हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकते हैं। नाउ द नीड ऑफ दिस कॉमन सिविल कोड इज आल्सो जस्टिफाइड थ्रू इट्स मेरिट्स सच एज कोडिफिकेशन, यूनिफिकेशन। क्या कर देगा, जुडिशियल सिस्टम मोर कोहेरेंट होगा, लूप होल्स को प्लग कर सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज आल्सो सिग्निफाइज मॉडर्न प्रोग्रेसिव नेशन, और वीमेन की कंडीशन बेटर हो सकती है। लेकिन देयर आर सर्टेन चैलेंजेस अटैच टू इट। क्या चैलेंजेस होंगे, मिस इन्फॉर्मेशन है अभी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके, बहुत सारे राइट्स हो सकते हैं, सोशल अनरेस्ट हो सकता है। नाउ वी ऑल नो इट्स अ बिग चेंजेस, देयरफॉर change must come from within the society and strong political will is required to build our society and our nation a formidable one। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे इतना ही था, बाकी जो डिस्कशन होगा उस पर मुझे नहीं लगता कोई डिस्कशन करने की ज़रूरत है। PDF एंड ऑल थिंग्स वुड बी अपलोड कर दी जाएंगी एप्लीकेशन पे, वहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे जल्दी ही मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके CAPF में आ सकते हैं। थैंक यू गाइस।